हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक रेडियो के वीकली हेल्थ शो हेलो डॉक्टर में, जहां बात होती है आपकी और हमारी सेहत की। आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। टॉपिक आपकी डेली लाइफ से जुड़ा है। बात होने वाली है एक्सरसाइजेस को लेके। जिम बेटर है या योगा बेटर है, या आपको कौन सी उम्र में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि आपकी हड्डियों को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन एट फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू डॉक्टर, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। वैसे तो हम लोगों ने किताबों वगैरह में बहुत पढ़ा है, लेकिन एक्सरसाइजेस की ज़रूरत क्यों होती है? बेसिकली एक्सरसाइजेस की ज़रूरत इसलिए होती है, जैसे जैसे हम डेली लाइफस्टाइल में अपना एक्टिविटीज़ करते हैं, सिटिंग है, स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, फिज़िकल एक्टिविटी है, कैरिंग वेट है, सब कुछ है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का वियर एंड टियर होता है। You tend to injure your muscles, ligaments, your like fascia, everything. तो जब चीज़ें को रिपेयर की ज़रूरत होती है या उनको फिर से फंक्शनिंग में लाना होता, तो उसके लिए हमें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है। और जब हम एक सर्टेन एज क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद डिजेनरेटिव चेंजेस भी आते हैं, जो हमारे सारी स्पाइन में, जॉइंट्स के अंदर मसल्स की वीकनेस भी होती है एज वी एज बिकॉज ऑफ प्रोटीन लॉस एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो उस सिचुएशन में उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ताकि हम लोग फिट रहें और अपना डेली एक्टिविटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है। अब यूँ तो दिन भर लोग कभी कभी 1-1 घंटे जिम कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ 50 मिनट 60 मिनट ऐसे टारगेट सेट करके लोग योगा करते हैं। लेकिन इन जनरल एक व्यक्ति को अपने पूरे दिन भर में कितने मिनट्स हैं या कितने घंटे फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है? देखिए, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली 150 मिनट्स इन ए वीक इज़ द मिनिमम थिंग एरोबिक ट्रेनिंग जो रिक्वायर्ड होती है। दैट मीन्स 30 मिनट्स फॉर 5 days a week और 75 मिनट्स ऑफ विग्रस एरोबिक ट्रेनिंग इन विच आप वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा मिनिमम है जिससे हम अपने मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को ठीक रख सकते हैं। सो दिस इज़ द मिनिमम। ठीक है। अब आते हैं हमारे पॉडकास्ट के मेन क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन वाले सवाल पे कि हम लोग अलग अलग एज ग्रुप्स में अपनी लाइफ में प्रवेश करते हैं। टीनेज में हम देखते हैं बच्चे खेलने कूदने में बड़े एक्टिव होते हैं, तो उन्हें ऐसे कुछ जिम वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट एज में, अपनी ऑफिस एज में एंटर करते हैं, लोग जिम प्रेफर करते हैं। उसके बाद अब मैंने जो ट्रेंड देखा है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग एक्सरसाइजिंग में काफ़ी एंगेज रहते हैं। एज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है क्या? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हर एज में अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब हम बचपन की बात करते हैं तो उस टाइम हमारा जो फोकस होता है वो जो हो होता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर होता है, मसल पावर डेवलप करने के ऊपर होता है, फंक्शनल मोटर स्किल डेवलप करने के ऊपर होता है, और सोशल इंटरेक्शन हमारा कैसे इम्प्रूव करे उसके ऊपर होता है, जो आता है टीम एक्टिविटीज़ के साथ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अगर एक बच्चा है जो कंबाइंड टीम एक्टिविटी नहीं कर रहा है, ग्रुप में नहीं खेल रहा है, कूद रहा है, तो ही इज़ नॉट सपोज टू बी ए गुड फ्यूचरिस्टिक लाइक ग्रुप लीडर और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसने वो एक्सपोजर नहीं मिला है। और उस सिचुएशन में जो आपका वियर एंड टियर होता है उसके लिए आप अलग प्रिकॉशंस लेते हैं। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, ये सब आता है यंग एज ग्रुप में। और उस टाइम में हम कितना फ्रीक्वेंटली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वन इज़ स्कोलेस्टिक एक्टिविटी, जहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन अगर हम फिजिकल और मेंटल स्टेमिना की बात करते हैं तो वो सब आता है इन आउटडोर एक्टिविटीज़ से, जहाँ पर आप जिग जैग कुछ खेल रहे हो, बहुत सारी कंबाइंड एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिसमें आप थ्रो, पिकअप, पुल, पुश, ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपको आइडिया लगता है कि कितना फोर्स लगाना है, कहाँ हार्श होना है, कहाँ आपको सॉफ्ट होना है टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो वो सारी चीज़ों को करने के लिए आपको एरोबिक एक्टिविटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अपनी मसल पावर इंप्रूव करने के लिए, स्टेमिना इंप्रूव करने के लिए एंडोरेंस एक्सरसाइजेस, ये सारी चाइल्डहुड और टीनेज एज ग्रुप की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बच्चों के लिए बात करी। अब ज़रा अडल्ट्स की तरफ आ जाते हैं, उनको किस तरह की एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है?
अडल्ट एज ग्रुप के अंदर बेसिकली हमारा जो मेन चैलेंज होता है मसल मास को मेंटेन करना और इसको इम्प्रूव करना होता है कि जो बल्क ऑफ द मसल आता है वो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आता है। उसके लिए आपको अच्छा प्रोटीन चाहिए डाइट में, और उसके अलावा मसल बिल्टअप करने के लिए आपको मसल्स को लोड करना पड़ता है। तो दैट कम्स फ्रॉम योर वेट ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग विद योर बॉडी वेट्स, लाइक पुशअप्स की हम बात करते हैं, सिटअप्स की बात करते हैं, स्क्वाट्स की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें या फिर वेट ट्रेनिंग जो आपकी मसल्स को बिल्टअप करती है बिटवीन द एज ऑफ लाइक से 15 to 25 आपको इस पे फोकस करना होता है। साइमल्टेनियसली जैसे ही आप 20 के आसपास जाते हो तो आपको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आप ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हो, अपनी हार्ट रेट को कॉन्स्टेंटली लोअर लेवल पे रखते हो ताकि आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो वो एफिशिएंटली काम करे विदाउट फीलिंग द स्ट्रेन, बिकॉज हार्ट इज जस्ट लाइक ए मसल, इट इज लाइक ए पंप। राइट, आपने उसको ट्रेन किया है तो वो एक बिना एक्सर्शन लिए भी बड़ी एफिशिएंसी के साथ आपको ब्लड सप्लाई दे सकता है। अगर आपने उसको ट्रेन नहीं किया तो वो स्ट्रेन फील करेगा, फटीग करेगा और आपको इश्यूज हो सकते हैं। तो वेट ट्रेनिंग फॉर मसल मास एज वेल एज कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग फॉर योर कार्डियक फंक्शनिंग इज इम्पॉर्टेंट इन middle age group. Third factor, which is very important, is stress. To de-stress the muscles as well as the nervous system, you should be going for recreational activity, जिसमें आप साइकिलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, अच्छा, ये सब कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल रहता है और फ्यूचरिस्टिक जो क्रोनिक इश्यूज आपको लेटर ऑन लाइफ एजेस में आ सकते हैं उसको आप प्रिवेंट करते हो। कंट्रोलिंग द बॉडी वेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एडल्टहुड, बिकॉज आज आपने बॉडी वेट कंट्रोल किया है तो कल आने वाले जो चांसेस हैं आपके शुगर के, डायबिटीज़ के, उसको आप रिटार्ड करते हो। जॉइंट की स्टिफनेस आज अच्छी आपकी नहीं आने दे रहे हो तो कल को आपको आर्थराइटिस का चांस कम होता है। कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज जो आते हैं कि हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारा सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, हमारी पंपिंग अच्छी नहीं होती है और इलास्टिसिटी सॉफ्ट टिश्यूज़ की नहीं रहती है, उस चीज़ों को आप प्रिवेंट करते हो। आज जो इन्वेस्ट करोगे आप अपने हेल्थ के ऊपर वो आपको डिविडेंड और जो आपको इंटरेस्ट देगा वो आफ्टर सर्टेन एज 40-50 के बाद देगा। जबकि हम क्या सोचते हैं पहले हमारा इशू आएगा फिर हम रिजॉल्व करेंगे। इट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। सो बेसिकली हम लोग अपनी अडल्ट एज में तैयारी कर रहे हैं अपनी 40-45 के बाद की, राइट। 40-45 के बाद भी आएंगे ही, अभी उस पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन क्योंकि आपने हार्ट का जिक्र किया तो मेरे जहन में वो वीडियोस आए अचानक से जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिम करते करते लोगों को अचानक से दिल का दौरा पड़ रहा है और वो बेहोश हो जा रहा है। हालांकि वीडियोस में दावे मतलब पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है कि वो हार्ट अटैक ही था या नहीं था, लेकिन क्या ऐसी बीमारियों का भी रिस्क है हमें रिगरस एक्सरसाइजेस के दौरान? डेफिनेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम कभी भी एक्सरसाइज शेड्यूल शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। आपके पास या तो सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल या सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का स्क्रीनिंग करता है कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग इशू तो नहीं है जो अनडायग्नोस्ड है, आपका कोई हेरिडिटरी इशू तो नहीं है जो आपको बॉदर कर सकता है, उसके अलावा आपका कोई ऐसा क्रोनिक डिजीज़ के आप बॉर्डर लाइन पे तो नहीं खड़े हो जिसको आपने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, से थायराइड का प्रॉब्लम या जुवेनाइल डायबिटीज़, ये बहुत सारी चीज़ें, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो अनडायग्नोस रहती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ तभी प्रिवेल करेगी या तभी एक्शन में आती है जब सडनली आप अपने हार्ट को उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड लोड करते हो। दैट कैन हैपन इन वेट ट्रेनिंग। तो उस टाइम पे आपको आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट, आपका मैक्सिमम हार्ट रेट जो आपको एक्सरसाइज में अचीव करना है उसका बहुत सिंपल फार्मूला होता है 220 माइनस योर एज, दैट इज़ योर मैक्सिमम हार्ट रेट। 220 में से आप अपनी एज माइनस कर दीजिए, जो भी आपकी एज है वो आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट है। अच्छा, वो आपको क्रॉस नहीं करनी है अपनी एक्सरसाइज ट्रेनिंग में। ओके, एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड। उसके अलावा जब आप इनिशिएट करते हो तो आप 50% ऑफ आप मैक्सिमम हार्ट रेट से शुरू करते हो और ग्रेजुअली आप 85% ऑफ आपके मैक्सिमम हार्ट रेट तक आप जाते हो अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं तो। ये आइडियल फ्रेमवर्क है, ठीक है, एंड इट शुड बी मॉनिटर्ड। दूसरी चीज़, जब भी आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट के टाइम पे अगर आप स्ट्रेन फील कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को सुनिए। अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अनईजी हो रहा है, स्टॉप द एक्सरसाइज, टेक रेस्ट, रीस्टार्ट विद लेसर लोड।
इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ऑलवेज पेन इज लाइक गेन। हाँ, ये अक्सर जैसे लोग जिम करना शुरू करते हैं तो उनकी मसल्स में पेन होना भी शुरू होता है। अब हफ्ते 2 हफ्ते तो उन्हें लगता है कि शुरुआती वक्त का पेन है तो हो रहा है, लेकिन अगर उसके बाद भी कंटिन्यू होता रहे वो पेन, तो बेसिकली जो इसको हम डोम्स कहते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने की वजह से होता है हमारे मसल्स के अंदर में। अच्छा। जब हम एनारोबिक्स ट्रेनिंग करते हैं जिसमें हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई वो कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ती है मसल्स में फायर करने के लिए, तो हमारे को लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है। लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन जो होता है मैक्सिमम 72 आवर्स पे पीक पे जाता है। जब आप आज एक्सरसाइज कर रहे हैं 72 आवर्स पे वो आपको मैक्सिमम एक सेंस सोरनेस देगा। अच्छा। उसके बियॉन्ड वो रिसीड करना शुरू करता है। अगर आपका पेन जो है वो इनिशियल डे 1 से लेके डे 5 के बीच में रिजॉल्व हो जाता है, देन इट इज़ गुड इनफ। इट शुड नॉट लास्ट मोर देन दैट। उसको भी मिनिमाइज करने का ये तरीका है कि आप अपनी एक्सरसाइजेस ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। आज मेरी कैपेसिटी अगर 10 किलो का डंबल करने की है तो मैं सिर्फ 5 ही रेपिटेशन करूंगा। मैं पहले दिन 10-10 के 2 सेट नहीं करने वाला हूँ। 5 के बाद ब्रेक लूंगा, फिर 2-3 दिन बाद मैं 2 सेट करूंगा, फिर ग्रेजुअली मैं नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ाऊंगा, फिर ग्रेजुअली नंबर ऑफ सेट बढ़ाऊंगा। सो इट इज़ जस्ट लाइक क्लाइंबिंग स्टेयर फॉर ए न्यूबॉर्न चाइल्ड, कि आप ग्रेजुअली चढ़ना सीखते हो रादर देन एक ही दिन में शूट करोगे। सो इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल एंड कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड। ओके। तो ये मतलब कैसे कोई व्यक्ति अगर नया नया जिम ज्वाइन करने की तैयारी कर रहा है, अब यूँ तो मतलब जिम्स वगैरह में लिखा ही होता है सर्टिफाइड ट्रेनर्स, बट और आप कैसे ही टेस्ट करेंगे? खुद से अवेयर रहने के लिए, खुद से जस्ट अपना ध्यान रखने के लिए क्या चीज़ें हैं जो आप कोई भी जिम या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले करवा सकते हैं? कोई ऐसे पर्टिकुलर टेस्ट? यस, सिंपल सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप पेन फ्री हैं कि नहीं है। अगर आपको बैक पेन का इशू है, शोल्डर पेन का इशू है, किसी भी जॉइंट का पेन का इशू है, स्टिफनेस है, पहले आप उसको एड्रेस कीजिए। उसके लिए आप एक मेडिकल एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, उस पेन को रिजॉल्व कीजिए, उस स्टिफनेस को रिजॉल्व कीजिए, उसका रूट फैक्टर जो है, जो उसका कॉज है, उसको आप एड्रेस कीजिए। पहले आप पेन फ्री होइए, फ्लेक्सिबल होइए, उसके बाद आप अपना स्क्रीनिंग कराइए। स्क्रीनिंग के अंदर आप सिंपल एक किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल या कार्डियोलॉजिस्ट से मिलके अपना बेसिक हार्ट चेकअप, बेसिक आपका मस्कुलोस्केलेटल चेकअप आप करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस उनको ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट लगता है आपके एग्जामिनेशन के थ्रू। उसके बाद आप अच्छे सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाइए, उनको आप बताइए कि मेरा फोकस क्या है। मेरा फोकस वेट लूज़ करना है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना है, या मेरा स्टेमिना इंप्रूव करना है, या मेरा स्ट्रेस लेवल कम करना है। तो कस्टमाइज एक्सरसाइज चार्ट आपके लिए बनता है, शेड्यूल बनता है, जिसको हम एक कंपोनेंट उसके अंदर होता है आपका कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, दूसरा आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यंगर एज के लिए अगर हम बात करते हैं, और तीसरा आपका जो होता है वो आपका होता है प्लायोमेट्रिक्स या फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस एंड विगरस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एंड इन सब चीज़ों को आप एड्रेस करते हो और ग्रेजुअली अपना इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज बढ़ाते हो, तो आपको ये कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं आता है। फिर भी आपको वार्निंग साइंस का पता होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, डिजीनेस हो रहा है, आपको सडनली ब्लैकआउट फील हो रहा है, या आपको लगता है कि आप वीक फील कर रहे हैं, तो यू शुड स्टॉप एक्सरसाइज देयर एंड देन, टेक रेस्ट, हाइड्रेट योरसेल्फ, देन reduce the intensity of exercise and then restart with the lower levels and gradually increase. But लोग बहुत मिथ में रहते हैं, लोगों को ये लगता है कि ये तो मोमेंट्री है, अभी आया था चला गया। Do not ignore it. If you want to stay healthy for longer duration and get maximum result from your training, then listen to your body. Okay. अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जो हमेशा रहती है उस पर आते हैं, योगा वर्सेस जिम। लोग हमेशा इस चीज़ को लेके, जो योगा करते हैं वो बोलते हैं कि नहीं नहीं जिम इज़ नॉट दैट गुड, और इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको रिगरस एक्सरसाइजिंग करनी होती है, हार्ट अटैक का आपको खतरा रहता है। और जो जिम करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, जिम हैज़ एक डिसिप्लिन है, एक कंटिन्यूटी, और योगा में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग है। क्या एक्चुअली ऐसा है कि दोनों में से कोई बेहतर है एक दूसरे से, या दोनों ही बराबर है? देखिए, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर योग की हम बात करते हैं तो वो हमारा पुरातन इतिहास है, लेकिन अगर आप योग की बात करते हैं उसके अंदर 8 कंपोनेंट होते हैं। यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, पूरा 8 तक जाता है, वो स्टेज वाइज जाता है। अगर आपको योग करना है
तो पहले आपको अंदर से शांत होना पड़ेगा। सुबह उठ के मेरे पास 4 एक्टिविटी हैं डेली की, वो मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मुझे फैमिली का भी कंसर्न है और मुझे टाइम पे ऑफिस भी पहुंचना है, तो मैं योग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसको योग नहीं कह सकता। योग के लिए आपको वातावरण शांत चाहिए, अंदर से शांत होना पड़ेगा, तब आप स्थिर होकर एक जगह पे बैठेंगे। उसके बाद जो भी आप पोस्चर मेंटेन करेंगे सस्टेन पीरियड के लिए, वो योग कहलाएगा। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो सब एक्सरसाइज कहलाता है। हाँ, बात आती है जिम की। जिम के अंदर क्या है कि आपको फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आप उसके अंदर आप अपने आप को स्ट्रेन भी करते हो। तो उसमें भी आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं ग्रेजुअल कीजिए। योग स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इफ़ेक्टिव टूल है, जो आपको जिम में नहीं मिलेगा। स्ट्रेस अगर आपको कम करना है, अपने बॉडी माइंड सोल को कंट्रोल करना है, रिलैक्स रहना है, नर्वस सिस्टम का होना, तो योग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आपको स्टेमिना के लिए मसल्स चाहिए, आपको एंड्योरेंस एक्सरसाइज है, आपको दौड़ लगानी है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की, पूरा दिन आपको इफेक्टिव एक्सरसाइज करनी है जिसमें वेट कैरी करना है। उस सिचुएशन में आपको मसल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो आप वहाँ से पा सकते हैं। तो ये दोनों के मेथड्स थोड़े अलग हैं, उनके एंड रिजल्ट्स भी अलग हैं। लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेहतर क्या रहता है, किसके रिजल्ट्स रहते हैं? देखिए, अगर मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे वेट ट्रेनिंग के साथ अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा बल्की करना है, शो ऑफ करना है, बॉडी बिल्डअप करना है, और मेरा एज ग्रुप इज़ समवेयर अराउंड 30 to 40 एज ग्रुप, तो मैं क्या करूँगा, आई विल हैव ए कॉम्बो ऑफ इट। अच्छा, yes, okay, I will utilize 60% of योग और 70% of योग and 30% of my gymming exercises. okay. So it is just like a cocktail. You don't have to think कि एक से ही हमारा सब हो जाएगा। हम जब खाना खाते हैं तो सारी वैरायटी होती है। हाँ। शरीर को ज़रूरत है, हर तरीके की एक्सरसाइज की ज़रूरत है। स्ट्रेचिंग भी चाहिए आपको, स्ट्रेंथनिंग भी चाहिए, रिलैक्सेशन भी चाहिए, तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिए। तो मोटा मोटा अगर आपको एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना के देना हो अपने किसी अडल्ट एज क्लाइंट को, तो क्या एक्सरसाइजेज हैं जो आप उस पैकेज में रेकमेंड करेंगे कि आप जिम में ये कीजिए और योग में आप ये कीजिए? देखिए, अगर आप योग की बात करते हैं, मैं उसका एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से योग है। सबसे पहले आपको अपना ब्रीदिंग कंट्रोल करने का पता होना चाहिए। आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट टाइम, उसको कितना आप होल्ड कर रहे हैं, कितना फील कर पा रहे हैं और कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं जब आप एक बिल्कुल एक चित होकर बैठे हैं और आप योग के ऊपर, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर उसके अलावा आप सर्टेन और उसकी एक्टिविटीज़ हैं जो आप ब्रीदिंग के लिए भी कर सकते हैं, जॉइंट्स के लिए भी कर सकते हैं, मसल्स के लिए भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। और योग में बहुत वैरायटी है, सहज योग, हठ योग, अष्टांग योग, आपके पास बहुत वैरायटी है। तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट चाहिए होगा जो आपको गाइड करेगा। लेमैन आपको गाइड नहीं करता। मैं अगर कुछ महीने योग सीख के आपको सिखाने लगूँ तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। तो वैसे ही अगर आप जिम की बात करते हो, जिम में आपके पास चीज़ें हैं, उसके अंदर आप कार्डियो एक्सरसाइज है, कार्डियो एक्सरसाइज के में आप स्विमिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, बैडमिंटन करते हो, आप जॉगिंग करते हो, ये आपकी कार्डियक या इलिप्टिकल ट्रेनिंग, ये आपकी कार्डियो एक्सरसाइज है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर आप बॉडी वेट लिफ्टिंग करते हो, आप डंबल एक्सरसाइजेस करते हो, पुशअप्स करते हो, सिटअप्स करते हो, कर्ल्स करते हो, ये आपका वेट ट्रेनिंग हो गया। फिर आपका लास्ट के अंदर जो आता है वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। उसके अंदर आप डायनेमिक स्ट्रेचेस करते हो, स्ट्रेचेस को होल्ड करते हैं। ताइची एक्सरसाइजेज, जापानीज टेक्निक है, ताइची इज़ वेरी गुड, ताइची एक्सरसाइजेस करते हो और कुछ योग के पोस्चर्स भी आप उसके इनकॉर्पोरेट करते हो। ठीक है। आजकल बहुत से लोग योगा और जिम से इतर एक तीसरी तरफ भी जा रहे हैं, और मैं कुछ वक्त पहले हमारी मैगज़ीन आती है रीडर्स डाइजेस्ट, उसमें मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी, हाउ इम्पॉर्टेंट और हाउ कैन बी स्विमिंग कैन बी बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू योग और जिम। तो क्या वाटर एक्सरसाइजेज ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है और किस तरह से? अगर हम वाटर एक्सरसाइजेज की बात करते हैं तो वाटर एक्सरसाइज में जो बायोंसी होती है, जो फोर्स ऑफ वाटर होता है, वो हेल्प करता है आपको एक्सरसाइज एग्जीक्यूट करने पे। अगर मेरे पास कोई पेशेंट है जिसकी एज ग्रुप है 60 ईयर्स, उसको घुटने का आर्थराइटिस है, उनको मैं ट्रेडमिल करा सकता हूँ या मैं स्टेयर क्लाइंबिंग करा सकता हूँ या बहुत स्टर्नुअस वॉक भी नहीं करा सकता हूँ। तो उस सिचुएशन में अगर उनको मैं वाटर के अंदर एक्सरसाइज कराता हूँ तो वाटर विल सूद हिज मसल्स, रिलैक्स हिज मसल्स एंड ही नीड्स लेस एनर्जी टू डू हिज लोअर लेग मूवमेंट्स। तो उस सिचुएशन में मेरे पास स्विमिंग एक और या हाइड्रोथेरेपी जिसको हम कहते हैं वो बहुत अच्छा टूल है।
अगर मेरे पास कोई बच्चा है जिसको कुछ कंजेनाइटल इश्यूज़ हैं या सेरेब्रल पॉल्सी, उस सिचुएशन में मुझे वाटर की एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। लेकिन अगर आप उसके अंदर भी देखते हो तो हाइड्रोथेरेपी कंप्लीट रेंज है, जहाँ पर आप अपर बॉडी, लोअर बॉडी, स्पाइन की एक्सरसाइजेज, कर्ल्स एंड स्क्वाट्स, एवरीथिंग, सिंगल लेग स्टैंडिंग, ये सब आप वाटर के अंदर भी कर सकते हैं। तो उसका एक अपना एडवांटेज है, वो किसी चीज़ को रिप्लेस नहीं कर रहा है, बट येस इट रिलैक्सेस योर मसल्स विद द ल्यूकवार्म वाटर, इट हेल्प्स यू एग्जीक्यूट योर मूवमेंट्स एंड इट इज़ नॉट दैट स्टर्नुअस एज कम्पेयर टू द ग्राउंड एक्सरसाइजेस। आप ये भी बता रहे थे ना थोड़ा, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बढ़ती उम्र के साथ वाटर एक्सरसाइजेज कैन बी प्रेफर्ड ओवर लाइक जिम और योग। यस किसी को गठिया है, किसी को रिप्लेसमेंट हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, किसी को स्पाइन का आर्थराइटिस है, उस सिचुएशन में जो स्टिफनेस आती है, अगर आप उस पेशेंट को आप लेते हो और एक्सरसाइज करने से पहले उनको एक हॉट वाटर बाथ एडवाइस करते हो, तो उससे उनकी मसल्स रिलैक्स होती है, जॉइंट की स्टिफनेस कम होती है। फिर आप वाटर एक्सरसाइजेस कराते हो तो वो इनको ईजी होता है, वो लंबे समय तक कर भी पाते हैं और उनको एडवांटेज मिलता है और वो अपने अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेन भी नहीं कर रहे होते, तो वहाँ हमें बहुत एडवांटेज मिलता है हाइड्रोथेरेपी। एक और सवाल जो मुझे मेरी कलीग्स ने दिया था कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कहा जाता है, वेदर चाहे वो योग में हो या वो जिम में हो, कि आपको कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से रिफ्रेन करना चाहिए। क्या ऐसा है? क्योंकि अब बहुत सी रिसर्च इसके उलट भी आ रही हैं जो बोलती हैं कि नहीं, एक्सरसाइजेस करना आपको पीरियड क्रैम्प्स में हेल्प करता है। उस सिचुएशन में हमें दो चीज़ देखनी है। जो भी चीज़ हमें एब्डोमिनल या हमारा पेरिनियल एरिया में ब्लड फ्लो बहुत शार्पली इंक्रीज़ करता है, वो एक्टिविटी हमें नहीं करनी है। उसके अलावा अगर हम लोअर बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, बहुत सारी महिलाओं को जो पीरियड्स के दौरान या पहले लेग में क्रैम्प की शिकायत होती है, एब्डोमिनल क्रैम्प की शिकायत होती है, उसका रीज़न क्या होता है? लैक ऑफ हाइड्रेशन, दूसरा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन द काफ मसल और योर हिप मसल विच आर कॉल्ड psoas मसल. There are many researches which say psoas tightness can lead to abdominal cramps during the menstrual cycle and calf cramps. तो अगर आप उन मसल्स को स्ट्रेच आउट करते हो रेगुलर बेसिस पे, हाइड्रेशन अच्छा करते हो, अपर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आप अच्छा रखते हो, वॉक करते हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटी करते हो, दैट इज हेल्पिंग यू इन दैट पीरियड ऑल्सो। ओके। वैसे तो सवाल ख़त्म ही नहीं होंगे, ये टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है, इतना दिलचस्प है, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये भी है कि मुझे पॉडकास्ट को अंत की तरफ भी ले जाना है। तो एक आखिरी सवाल लेते हुए कि हमारा डाइट और न्यूट्रिशन हमारी एक्सरसाइजिंग के दौरान कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उठाना चाहूँगा जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में बहुत लैक करता है। जब हम एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं या फिटनेस की बात करते हैं, तो ये सारे जो हमारे बीज हैं ये हमें चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर डालने हैं। तो जब हम स्कूल गोइंग एज ग्रुप में हैं, हमें बच्चों की स्क्रीनिंग वहाँ पर करनी होती है। किसी बच्चे को स्पाइन का पोस्चर का प्रॉब्लम तो नहीं है, जो एडोलोसेंट जो स्कोलियोसिस जिसमें स्पाइन ऐसे या ऐसे डेविएट होती है, उसकी शुरुआत इसी एज ग्रुप में होती है, स्कूल गोइंग एज। वहाँ अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। किसी को फ्लैट फीट का प्रॉब्लम है, वो उस एज ग्रुप में हमने एड्रेस किया तो उसके स्पाइनल डिसऑर्डर्स और बहुत सारी चीज़ें हमने वहीं रोक ली। किसी को एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी सिंड्रोम्स है, हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम, वो हमने वहाँ पे कट डाउन करके उसको सिलेक्टिव प्रोग्राम दिया जो उसको लेटर ऑन मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज से बचाएगा। किसी को एक्सेसिव वेट का इशू है, उसकी वजह से उसको कार्डियक इशू लेटर ऑन स्टेज में आएंगे, वो हमने वहाँ पे एड्रेस किया। तो ये जो स्क्रीनिंग और ये जो एड्रेसिंग है, ये हमारे चाइल्डहुड से हमें शुरू करनी है, अपने स्कूलिंग सिस्टम के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी। पहला कि उसको अंदर से हम बच्चे को ये सिखाएं एक्सरसाइज क्यों इम्पोर्टेंस है, इसके फ़ायदे क्या हैं और ये हमें कैसे लेटर ऑन एडवांटेज देता है। तो उसके बाद हम आते हैं डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। डाइट एंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती है। अगर मुझे अपनी बॉडी को फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रखना है तो मेरी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए और मेरी फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। डाइट के अंदर आपके पास ये चीज़ें, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं इमीडिएट स्ट्रेंथ के लिए या इमीडिएट एनर्जी के लिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं। प्रोटीन आपको इसलिए चाहिए होता है कि जो मसल्स का वियर एंड टियर या ब्रेकडाउन होता है, स्ट्रेन होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसको रिप्लेनिश करने के लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फैट हमें चाहिए होता है जब हम
हार्ड एक्सरसाइज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कर रहे होते हैं तो इमीडिएट फ्लश जो अब हमारा कार्बोहाइड्रेट एग्जॉस्ट हो जाता है तो फैट कन्वर्ट होके वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो मिनरल्स हमें अपनी बोन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसके अंदर हम कैल्शियम की बात करते हैं, विटामिन D3 की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छी बोन की ग्रोथ के लिए और उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा हमारे को हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। वाटर इनटेक शुड बी सफिशिएंट फॉर गुड एक्सरसाइज शेड्यूल। अब हम बात करते हैं कुछ सिचुएशन में, जैसे आर्थराइटिस किसी को है तो उनको हम कैसी डाइट देते हैं, और किसी को डायबिटीज़ है उनको हम कैसी डाइट देते हैं। जिन लोगों को इंसुलिन की डिपेंडेंसी है उन लोगों को एक्सरसाइज के दौरान शुगर लो होने का खतरा रहता है, तो उन लोगों को एक्सरसाइज शुरू करने से आधे घंटे से पहले कुछ ऐसा खाना चाहिए ताकि उनका एनर्जी लेवल सडनली एक्सरसाइज में ड्रॉप ना हो। और जिन लोगों को आर्थराइटिस है उन लोगों को ये इंश्योर करना है कि उनको हाइड्रेशन पूरा हो, स्टिफनेस एक्सरसाइज के बाद ना आए। और जब हम स्टर्नुअस एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के 1 से 3 घंटे पहले हमें अच्छा मील लेना होता है ताकि हमारे पास एनर्जी है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और जब हम एक्सरसाइज ख़त्म कर लेते हैं तो उसके 30 to 60 मिनट्स के अंदर हमें एनर्जी इनटेक करने के लिए कुछ कार्बोहाइड्रेट या कुछ हाइड्रेशन के लिए फ्लूइड्स हमें ड्यूरिंग एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज भी रिप्लेनिश करना होता है, अदरवाइज इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है। तो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत आज हम लोगों ने की। एक्सरसाइजेस पर क्यों ज़रूरी होती है, जिम वर्सेस योगा की डिबेट को हमने डिकोड करने की कोशिश की आप लोगों के लिए। और अगर आप जिम जाते हैं या रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अगर आपके शरीर में एक्सरसाइज करने के बाद पेन होता है तो क्यों ज़रूरी है कि हम उस पेन को वक्त रहते एड्रेस करें। आज के एपिसोड में इतना ही। ऐसे ही और एपिसोड्स के लिए जुड़े रहिए आज तक रेडियो के साथ। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।